के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे गांव गांव को जोड़ा यूसीसी नहीं समाज का रोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा है कि केवल 4 महीने की अवधि में ही समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर में लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही राज्य के लगभग 98% गांवों से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दिखाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए हितकारी नहीं है, जिसको लेकर भाजपा का मानना है कि विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रही है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला सराहनीय रहा है, जिसे प्रदेश की जनता बखूबी अपना रही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर के लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजन देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा उत्तराखंड की सभी 13 जिलों को व्यापक जन परामर्श किया गया, जिसके बाद समिति को लगभग 2,32,000 सुझाव प्राप्त हुए। समिति में केवल आम नागरिकों से परामर्श किया गया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न वैधानिक आयोगों के प्रमुखों से भी बातचीत की गई। राज्य सरकार ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल ने 11 मार्च 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। आवश्यक नियमावली और प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक धरातल पर लागू किया। देखिए, विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। नहीं है ये तो, जब यूसीसी कानून जो है वो लागू किया गया था इस प्रदेश में, वो तो तभी से पता था, क्योंकि आपने, और सवाल हमारा यही था कांग्रेस पार्टी का आपसे कि आपने जो है जनजाति जो पॉपुलेशन है उसको यूसीसी के दायरे से बाहर रख दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसको इस दायरे से बाहर रख दिया है तो जो 98% गांव है वो जुड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप आधार कार्ड से लेकर के मनरेगा कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, अन्य चीजों को भी आप ये बात कह करके जो है हटाने का कार्य कर देंगे कि जब तक आप यूसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे अपने आप को, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो या अन्य रजिस्ट्रेशन हो, तब तक आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये उसकी मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि एक ही बात को आप 10-10 बार कह रहे हैं, इससे उसकी जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है। यूसीसी लागू हो गया है, जिस बात पे विपक्ष को आपत्ति है उस बात पे आपको कार्य करना चाहिए, जिस बात पे सवाल आपने हाईकोर्ट में पूछा है उस बात पे कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी जानकारी देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश के सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके द्वारा अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि कुन प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों को उनके रीति रिवाज और संरक्षण किया जा सके। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित किया गया था।
दावे हैं सरकार के। बिल्कुल भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बहुत मुश्किल में है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं जनता को इस प्रकार के ये जो यूसीसी का जो सिस्टम लेके आई है सरकार, जो पंजीकरण विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्यता कर दी है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। जो व्यवस्था पहले से थी उसी को आगे लाया जाना चाहिए था। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होते तो बड़े अच्छे ढंग से होते, लेकिन जो ऑनलाइन की व्यवस्था है उससे बहुत दिक्कत जनता को झेलनी पड़ रही है। कई बुजुर्गों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने जो सरकारी दस्तावेज है उसमें दाखिल करने हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही है। कई बार पिन आता है, उसको कोड नंबर आना चाहिए, वो ये आना चाहिए, तमाम झंझटें हैं, तो बहुत दिक्कत महसूस की जा रही है। और जहां तक सरकार का दावा वो बहुत ही गलत है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि कोई मायने नहीं है उसका। एक उपलब्धि है और माने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से यूसीसी लगाया और उस यूसीसी के जो फायदे हैं वो मुझे लगता है कि प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने जो बैठक रही उसमें भी प्रस्तुतिकरण किया है कि जो 98% गाँव में, इलाकों में, क्षेत्रों में यूसीसी का प्रभाव है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और लोग मान रहे हैं कि जो भी यूसीसी के अंदर प्रावधान रखे गए हैं वो बेहतर हैं, और क्योंकि जनमानस के हित में है, जनमानस की जो एक कार्यशैली है उसके हित में है, तो मुझे लगता है कि जो ये यूसीसी का जो निर्णय रहा पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का, बहुत ही बेहतर और ऐतिहासिक निर्णय है। आगामी इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। वर्तमान में स्थिति को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी, विशेष रूप से युवक युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित सामाजिक जटिलताओं एवं अपराधों से बचने के उद्देश्य से इसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम लागू किया गया है। व्यापक डिजिटल और नेटवर्किंग का परिणाम स्वरूप केवल 4 माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर में लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के लगभग 98% गाँव से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अब केंद्र की सरकार जल्द ही अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करने पर राज्य सरकार से मंथन कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, और रतनमणि ढोबा हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सेमवाल साहब जुड़ेंगे और बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेंगे मंजू त्रिपाठी जी के साथ में। यूसीसी पर पक्ष विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। ये पेच ऐसा फंसा है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगी मैडम ताजा इस पूरे प्रकरण को लेकर? रीना जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो है तो मामला सुलझने का है। भाई सुलझने का काम कैसे सुलझने का काम करेगा? आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कुप्रथाएं खत्म हो रही हैं। एक तरफ आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि कुप्रथाएं जो है पर रोक लगाई गई, लेकिन वही उसी जगह आप देवभूमि में लिव एंड रिलेशनशिप को आप मान्यता दे रहे हैं। कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किस तरफ मुड़ रहे हैं? हमारा जो है शादी ब्याह जो है मतलब एक माइलस्टोन माना जाता था पेरेंट्स के लिए, लेकिन आज आपने सबको ताक पे रख दिया। और उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे ही जो है नियम आप लेके आए हैं। आप जो है कह रहे हैं कि पंजीकृत किया जा रहा है, ये क्या रजिस्ट्रेशन? भाई रजिस्ट्रेशन तो हुई है, आपने युवाओं को खुली छूट दे दी है, माँ बाप का रोल खत्म हो गया है, बच्चे स्वतंत्र हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कलंकित करने का काम कर रहा है। और आपने देखा यूसीसी में सभी के साथ एक जैसा कानून नहीं है, कुछ वर्ग को इससे वंचित रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया, वो भी उस पर भी सरकार प्रकाश डाले। पहली बात, जहां तक जनमानस के हित की बात है तो यूसीसी में ये लिव इन रिलेशनशिप जनमानस के हित में कतई नहीं है। जनमानस इससे आहत हो रहा है, ना कि इससे लाभ प्राप्त कर रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ हर चीज का मानक होता था कि जैसे आपने देखा मनरेगा था,
मनरेगा में हमारी जो योजनाएं थी मनमोहन सिंह जी के समय जो आई थी, उसमें लोगों को कितना फायदा था। लेकिन यहाँ खाली जो है हर चीज खोखली नजर आ रही है। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी वाले अपनी पीठ थपथपाने का खुद ही काम करते हैं और जो है थोड़ी सी चीज लेके आते हैं और उसकी डींग मार यहाँ से लेके पूरे देश में डींग मारने का काम करते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यूसीसी के नाम पर जो है अपना वोट भुनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। इससे लोग नाराज हैं कि आप क्या लेके आए हैं, कहाँ हमारा समाज जा रहा है। इस पर जो है कतई इसको जनता बख्शेगी नहीं, ऐसा मेरा मानना और मेरे ख्याल से कि ऐसा सभी का मानना हो जाए, क्योंकि ये जो है जनमानस के हित में नहीं है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। रविंद्र जी, अभी आपने सुना कांग्रेस की ओर से यूसीसी को लेकर बड़ी बातें कही गई, हालांकि आरोप पहले भी लगाए जाते रहे। आखिर क्यों यूसीसी का ये जो मुद्दा है थमने का नाम नहीं ले रहा है? अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को लेकर विवाद शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसके पहले हमने देखा लिव-इन को लेकर खूब विवाद छिड़ा, अधिवक्ताओं की ओर से नाराजगी सामने आई थी और अब एक और नई चीज़ सामने आ रही है। आखिर क्यों ये विवाद नहीं थम रहा है? क्या बहुत लंबा वक्त लगा था, मुझे लगता है कमेटी बनने के बाद ड्राफ्ट तैयार होने में बहुत लंबा वक्त था, लेकिन अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं लोगों को। देखिए, कांग्रेस अगर किसी चीज का, कांग्रेस क्या, मैं तो विपक्ष का ही नाम लूंगा, विपक्ष में बहुत सारे लोग अगर किसी चीज का अगर विरोध कर रहे हैं तो समझ लीजिए वह जनता के, देश के, राष्ट्र के, समाज के हित में है। अगर कांग्रेस का विरोध, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता समझ चुकी है आज की डेट में कि कांग्रेस अगर विरोध करती है तो वो कुछ ना कुछ भले के लिए, समाज के लिए। अब मैं आता हूँ यूसीसी। देखिए, आज जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर पूरे प्रदेश में जो स्वीकृति प्राप्त हुई है उसको आज सभी ने एक्सेप्ट किया है। और मैं तो कहूंगा कि विपक्ष को भी अभी बार बार, सिर्फ अगर आप मंजू जी की बात सुनती, गरिमा जी, तो खाली लिव इन पे बात करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समझाता हूँ। देखिए, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहां पे एक बड़े कॉलेज है और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल के रूप में रहते हैं। मेरे एक जानकार का हॉस्टल था जिसपे कभी कभार हम भी शाम को उसने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया होता, बैठ जाते थे। तो मैंने उसे सबसे पहले, ये यूसीसी आने से पहले होता क्या था, कल लड़कों ने कमरे किराए पे ले रखे हैं, उसके बाद होता क्या था कि अब लड़कियां आती हैं उनके साथ पढ़ने के नाम पे, क्योंकि देश में एक कानून भी है कि भैया आप बालिग हो गए हो तो आपको अपनी इच्छा अनुसार अपना वो तय करने का अधिकार है। और ये पलट जाते हैं इन बातों से जब आप बात दूसरी जगह करेंगे। तो वो जो एक फॉर्म भरवाता था, उसने कहा भाई अगर कोई लड़की आपके साथ यहाँ पे रहेगी या आएगी तो इसकी आप उत्तराधिकारी होंगे, और अगर मैं आपके माँ बाप को बताऊंगा तो इसका आप बुरा नहीं मानोगे। तो अगर इस तरीके का प्रावधान अगर सरकार लेकर आई तो इसमें मुझे बताइए ना क्या आपत्ति है। आज तक तो ये डाटा ही नहीं होता था। या इससे पहले आप बता दीजिए कि कोई अपने किसी बालिग को अपने जो है अपने साथी को चुनने का अधिकार नहीं था। तो ये ऐसे कह के ये भ्रम स्थिति ना फैलाई। ठीक है, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, हम इसके पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में एक कुरीति की तरह है ये रिलेशनशिप। विवाह से पहले अगर कोई किसी के साथ संबंध में रहता है तो ये एक अच्छा समाज के लिए नहीं। लेकिन चूंकि एक समाज के वर्ग में आप जब दूसरी ओर एंगल पे आते हैं तो यही लोग खड़े हो जाते हैं। उनने कहा नहीं भाई, ये बालिग का अधिकार है जो चाहे करते हैं। तो ये इसको लेके इनके पास कोई तर्क नहीं है। जबकि समाज में महिलाओं को लेकर हो, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार का मामला हो, गोद लेने की प्रथा हो, और तमाम तरीके की जो सुविधाएं यूसीसी के तहत जो है आज समाज को मिली है, एक रूप में मिली है जो बहुत सारे वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाती। आज अगर उसमें समानता आई है तो इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से और राज्य भी अब उत्तराखंड को देख के, इस प्रयास को देखते हो अपने राज्यों में ये लाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये खाली सिर्फ कांग्रेस के कुछ एक नेताओं का विरोध है, और वो भी विरोध इनके पास विरोध करने के लिए विरोध नहीं है। ये सिर्फ आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ये अपनी खींच मिटा रहे हैं इस बात की कि इनको जनता ने सत्ता से बहुत दूर कर दिया है।
और ठीक है। धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। और ये लगातार विरोध जो ये कर रहे हैं, इनको यूसीसी से मतलब नहीं है, इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा यूसीसी होती क्या चीज है। अब ये तो इन्होंने सिर्फ विरोध करना है। ठीक है, एक ठीक है फिल्म सर। आई थी, मैंने ठीक है। एक 10 सेकंड एक फिल्म आई थी वो जिसमें वो जाके उसके घर के आगे नारे लगा के विरोध करते हैं, बंटी बबली। तो उन्होंने कहा भाई विरोध क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने कहा भाई मांग क्या है? उन्होंने कहा जी भारत छोड़ो। उन्होंने कहा भाई भारत तो कब का छोड़ गया अंग्रेज। तो ये उस तरीके का व्यवहार है इसका। इनको खुद नहीं पता कि हम विरोध किससे कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा को लेके इन्होंने बुराई करनी है, विरोध करना है। इनको कतई जमीनी स्थल का किसी चीज का ज्ञान ही नहीं। ठीक है, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि जी, कांग्रेस कह रही है कि कोई तैयारी नहीं की, बहुत सारे मुद्दे अभी खुद मंजू जी ने गिना दिए। बीजेपी कह रही है कि इन्हें तो पता भी नहीं कि यूसीसी क्या है। एक कमेटी बनी थी जिसमें यह नियम था कि सर्वदलीय बैठकें भी होनी, सर्वसम्मति से इसके होने की बात कही गई थी, सुझाव लिए गए थे हर एक माध्यम से, दलों के तो ठीक ठीक, आम जनता के भी लिए गए थे। जब उस वक्त सुझाव देना था, ये सारी चीजें लिखनी थी, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? और आज ये बीजेपी कैसे कह पा रही है कि कांग्रेस को पता ही नहीं है? शामिल ही नहीं किया गया था मैम, सुझाव लिए गए थे। मुझे अच्छे से याद है, सुझाव सब सारे माध्यमों से लिए गए थे। सालों लग गए यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार होने में। सर्वदलीय बैठकें भी हुई, उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त कैसे पक्ष रखा गया? इसके लिए चिट्ठी भी लिखी गई थी। ठीक है, अब जवाब हम रतनमणि करेंगे। मैडम आएंगे आपके पास में, फिर से आप बोल लीजिएगा। रतनमणि जी, ये क्या है सर? ये विवाद बार बार अलग अलग मुद्दों पर छिड़ जाता है। देखिए गरिमा जी, जब कोई भी कानून बनता है, राज्य में बने, केंद्र में बने, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ अच्छाई भी होती है कि सब कुछ गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं है। और वो अभी जो प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे थे, उनके उससे भी झलकता है कि वो कुछ चीजें हैं जिनसे उनकी भी सहमति नहीं होगी। हम परिवार वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से जो काम हम कर रहे हैं, जो ये संविधान में उसकी व्यवस्था है, आर्टिकल 44 उसमें ये करता है, लेकिन वो भारत सरकार को, वो राज्य सरकार को नहीं है। अब लेकिन चल रही है, राज्य सरकार ने वो बना दिया है एक, ये उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। छोटा सा राज्य है तो उसमें कुछ भी चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसका देश में क्या असर होता है, वो चीज का वो कर रहे हैं। वो उनका वो सरकार में है तो वो करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी जो आपकी डेस्क रिपोर्ट है, उसी में मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 98% जो गांवों से वो आवेदन आ गए हैं। दूसरा, आपकी ही रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1.5 लाख लोगों का आवेदन आया। तो मुझे तो इसी में भिन्नता लगती है कि, और ये इसके बावजूद ये जो 1.5 करोड़ जो आवेदन आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? 1.5 करोड़ आवेदन आपने समस्त जिला अधिकारियों को ये कहा कि आप ये कर्मचारियों का वेतन तब दिया जाएगा जब आप ये यूसीसी का उनसे फार्म भरवाएंगे, यूसीसी लागू करवाएंगे। ये तो उनके गर्दन पे आपने तलवार रख के और ये काम किया है। तो लेकिन जो जहां से आना चाहिए था, जो लोगों को, अगर ये ऐसी बहुत वो कानून था, तो हम तो ये अभी भी ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो समान नागरिक संहिता का अधिकार है, संविधान में है व्यवस्था, ये भारत सरकार क्यों नहीं करती इतना बड़ा काम? वो धामी जी से ही क्यों करवाना चाहते हैं? उत्तराखंड को ही क्यों प्रयोगशाला के रूप में बना चाह रहे हैं? अगर ये इतना बढ़िया कानून है तो ये तो कब का गृह मंत्री अमित शाह जी को बना देना चाहिए था। वो तो बना रहे हैं कानून, लेकिन वहां नहीं बना रहे हैं। और उनको जो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आपने कानून बनाया तो देंगे ही, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो तुलनात्मक आंकड़े हैं, ये इसमें कोई तालमेल नहीं है कि अगर 98% गांवों से आपके आवेदन आ चुके हैं तो उनकी संख्या बताओ, वो अलग होगी फिर। और जो 1.5 लाख की आप संख्या बता रहे हैं, वो तो सरकारी कर्मचारियों के अधिकतर, वो बहुत उनका होगा उसमें।
तो ये जो बरगलाने वाला काम करते हैं, झूठ मूठ जो का आप बेच देते हैं और वो बिक जाता है आपका, वो सही बात है। कोई नहीं, लेकिन कैसे वो कहाँ से आया? दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि इतनी बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है, नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री गए और इसमें भी जो उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपने प्रेजेंटेशन अगर ये देना था तो ये भी दे देते हैं कि हमारे पहाड़ पे ये गांव में गेंदन मैठाणी की मौत पानी के लिए हो गई है, वो गिर गया, वहां उस गांव में पानी नहीं है और तुम हर घर जल, हर घर नल की बात कर रहे हो। वो तो यहीं पे कमिश्नरी का गांव है, पौड़ी में कमिश्नरी है, यमकेश्वर ब्लॉक है, आपके विधायक वहां नहीं जा रहे हैं, वहां आज तक वहां सड़क नहीं गई, सब कुछ हुआ। तो ये अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रधानमंत्री कुछ आपकी मदद करते, हेल्प करते कि भाई हम वहां नहीं है, अतिरिक्त तो इनको दो। आपने मांगा था ग्रीन बोनस, मिल गया आपको? नहीं मिला, आप उसके बाद एक बार देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खामियां होंगी, जब ये लागू होगा, बहुत सारे जो लोग बोलेंगे, उसमें संशोधन की भी गुंजाइश रहेगी, होगा यहाँ पर। लेकिन ये राज्य का विषय नहीं है, ये राज्य को प्रयोगशाला के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है। और ये जब अब न्यायालय में चले गए मामले, वहां टिकने वाला नहीं है। ये आप कानून बनाइए, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है। ये उत्तराखंड की जनता ने तो मांगा नहीं, लेकिन जो जनता ठीक है, लेकिन उसकी प्राथमिकता थी, ठीक है, सरकार बनते उसकी प्राथमिकता थी यूसीसी, और वो शुरू से सरकार इस चीज को लेकर साफ भी थी। ठीक है, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को भी जोड़ेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूपीए की ओर से। दीपक जी, आवेदन बहुत सारे अलग अलग जगहों से आए हैं और उसी के बाद अब विवाद शुरू हो गया है और उसी पर एक बार फिर से पक्ष विपक्ष के बीच की तकरार जो है वो जारी है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लगता है सर स्थिति बहुत पहले से साफ की गई थी, क्या अब विवाद के लिए ही सिर्फ विवाद हो रहा है? आवाज मिल रही है क्या आपको? गरिमा जी, ठीक है, उसको ठीक करते हैं। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलिए सर। गरिमा जी, यदि कोई भी कानून आता है या कोई भी सरकार लाती है, उसके उद्देश्य से पता चलता है कि वो किस उद्देश्य के साथ लाया गया है। अब 2024 के इलेक्शन को, जो लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से प्रयोग के रूप में उत्तराखंड में ये यूसीसी लाया गया, उसका लाभ तो मुझे लगता नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो अब जब ये चुनाव का जो ये स्टंट था भारतीय जनता पार्टी का, एक प्रयोग के रूप में इस प्रदेश में इसको लागू किया गया, अब उसको सत्यापित में तो साबित करना है सरकार को। मुझसे पहले डोभाल जी कह चुके हैं कि किस प्रकार से सारे डीएमओ को बोला गया है, कि सरकारी कर्मचारियों को बोला गया है कि अगले महीने की तनख्वाह आपके पास नहीं आएगी। सभी को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और तमाम सरकारी कर्मचारी आनंद फानन में अपने निजी सीएससी सेंटर में जो है वहां जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उसका आंकड़ा बना है वो अब सरकार प्रस्तुत कर रही है पूरे देश भर में, और जो जहाँ ये 98% जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा प्रस्तुत करा है, ये वहीं से आया है। अब इसकी व्यवहारिकता को देखते हैं गरिमा जी। जितना मैं समझ पाया हूँ, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उनकी बातों से मैं भी थोड़ा असमझ हो गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी या यूसीसी का उद्देश्य क्या है। अभी इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत बेकार है, ये एक कुप्रथा थी। अब हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आधुनिकता की बात हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप के जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कानून लाया गया है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कुप्रथा को बंद करने के लिए लाया गया है। तो उद्देश्य दोनों अलग अलग समझ में नहीं आया। ये लाया गया होता यह है कि कानून लाया जाता है किसी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, कि भाई जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगी उसको भी अधिकार मिले, और लिव इन रिलेशन में जरूरी नहीं है शादी करना, उसको भी अनिवार्य करे। इसलिए कानून आया है कि भाई आप रहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप विधिक रूप से अपने इस रिश्ते को एक नाम दीजिए। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं क्योंकि कुप्रथा थे, लड़का लड़की रहते थे, उन्हें पता नहीं था माँ बापों को, इसलिए लिव इन रिलेशन को लाए। समझ में नहीं आया कि इनका ये क्या कहना चाह रहे थे।
अब इसको गरिमा जी थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपको दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को कभी ध्यान नहीं दिया, विपक्ष की कभी राय नहीं जानी। आज आपने भी कहा कि हमको ये सजेशन देने चाहिए थे। याद आपको आया होगा 400 पेज की वो किताब रातों रात 4 दिन में पढ़ी और किस तरीके से पटल में लाई गई। हम मांगते रहे कि वो कुंजी कहाँ है, जो पढ़ लीजिए। इनके जो विधायक है उन्होंने पढ़ा, अनुमोदन भी कर दिया और यूसीसी लागू भी हो गया, सदन ने पास कर दिया। आज तक हम समझ नहीं पाए कि पूरे, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये यूसीसी में अलग अलग चीजें क्या हैं। अब इसकी एक व्यवहारिकता पक्ष देखिए इसमें गरिमा जी, इन्होंने शादी अनिवार्य कर दी, लेकिन ये भूल गए जिस प्रदेश में लागू किया जा रहा था यहाँ पर बहुत से लोग नेपाली लोग रहते हैं, नेपाली फौज में सेवा करते हैं, नेपाल के लोग हैं। अब यहाँ पर एक व्यवहारिक पक्ष क्या हुआ गरिमा जी, अभी एक फौजी आया है, मैं उदाहरण के रूप में, वो शादी वो नेपाल से करके लाया। 1 महीने की छुट्टी थी, 15 दिन 20 दिन उसने शादी में काट दिया, मात्र 1 हफ्ता रह गया कि उसको शादी में, अब उसको वापस फौज में जाना था। वो आज हमारे पास आके खड़ा हो गया कि जी मेरी शादी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यूसीसी, भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी के पोर्टल में गए तो वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नेपाल की लड़कियों का रजिस्ट्रेशन शादी कैसे होगा। विडंबना देखिए, विशेषज्ञों को यह पता ही नहीं है कि इस प्रकार की समस्या आने वाली है। उसको फौज से ऑर्डर आ रहा है कि भाई आप बोल के गए थे कि शादी हो रही है, शादी का प्रमाण पत्र उसको दिखाना है अपने फौज में। और यहाँ पर स्थिति यह है कि वो शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। क्यों? कारण ये था कि उस लड़की के पास जो वो नेपाल से लाया है उसका आधार कार्ड तो उत्तराखंड में बना नहीं है, आधार कार्ड बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अब आधार कार्ड जब तक दोनों का नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। ठीक है, आनंद यानी बहुत सारी चीजें आपके मुताबिक, बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई। हाँ, और एक लंबा वक्त चाहिए था। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इतना ही सोच समझ के लाया गया कानून था तो इन सारे प्रावधानों को क्यों नहीं जोड़ा गया? यही तो कह रहे, अगर इतना ही ये था, ये तो व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूँ। जी आप देखिए, ये सच्चाई है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है दीपक भाई, आप अधूरी जानकारी लेके बैठते हैं। आपको महाराज दीपक भाई, एफिडेविट नाम की भी चिड़िया होती है। आप कहाँ की बातें क्यों बरकरार रहे? रवीन जी प्लीज शांत हो जाइए। मंजू जी अभी शांत रहिए, आते हैं आपके पास में। दीपक जी, कुल मिलाकर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई और अभी भी अलग अलग चीजों पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अलग अलग कमियां जो है वो निकलकर सामने आ रही है। रविंद्र जी, जल्दबाजी की बात विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की क्या जल्दबाजी थी? आप ही के पास आ रही हूँ सर, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए रविंद्र जी। रहने वालों को तो कहते हो कि झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक झूठ ना बोले, ये व्यवस्था नहीं है। कहते हैं जिससे आप अपने सचिव से बात कर सकते हैं, वो कैसे आज के डेट में उत्तराखंड में व्यवस्था नहीं सर, है। रविंद्र जी वो उनका एक उदाहरण हो सकता है। रविंद्र जी सुनिए, दीपक जी अब शांत हो जाइए, आप बोल चुके ना। दीपक जी अब शांत हो जाइए, 2 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे और ना ही चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, वो सिर्फ एक उनका एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन बात यह है कि अलग अलग चीजों पर अलग अलग समय पर कमियां निकल रही हैं, स्पष्टता क्यों नहीं है? ये हम जानते हैं कि 400 पन्नों का किस तरीके से आपने ड्राफ्ट दे दिया था और महज कुछ घंटे मिले थे उसको पढ़ने के लिए, वो संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ये भी बात बिल्कुल ज्ञात है कि जब लागू हुआ उस दौरान क्या हुआ था। नहीं, देखिए, किसी भी रूप में कानून अगर बनता है तो कानून एक अंतिम चरण नहीं होता, उसमें प्रावधान होते हैं, उसके आगे आने वाले समय अभी तो लागू हुआ है, आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रावधान हम करेंगे, सुधार किए जाते हैं। हाँ। उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आएगी तो उसे सुधारा जाता है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते, देखिए ये चीज नहीं है कि एक बार जो बन गया वो खत्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से यूपीडी जैसा है, मुझे लगता है कि इसीलिए रसातल में ये जनता से कट चुके हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने का काम करे, कांग्रेस की राह पे चल पड़े। कांग्रेस इस प्रकार झूठ बोल के तो भाजपा सच बोलती है और सब राह पे। ठीक है, आते हैं आपके पास से आते हैं मैडम मंजू जी इसके बाद आपके पास से आ रहे हैं, प्लीज मैडम शांत रहिए। दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि आप कब तक कोसेंगे भाई, ट्रिपल इज्जत की सरकार है, अब तो अपने स्टैंड पे कोई बात करिए, तब तक कांग्रेस को कोसते आप प्राप्त करेंगे। इसलिए इनकी भ्रम की और बरगलाने वाली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया गरिमा जी, ये दीपक जी आती हूँ, दीपक जी रुक जाइए, रुक जाइए दीपक जी रुक जाइए। क्या समझ आएगी? नहीं, ये अगर इस तरह से आरोप लगाएंगे
कि सारी समझ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, तो अरे आज चार भैया, चालीस तो चेहरे वाली पार्टी आज पूरे राष्ट्र में किस प्रकार पहले के पढ़ो कार्यकर्ता ना। कृत कर रहे हैं उत्तर राजेश, नहीं है। रविंद्र जी सॉरी, रविंद्र जी, अरे रविंद्र जी शांत हो जाइए सर प्लीज, आप लोग आपस में सब लोग बातचीत मत कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैडम मंजू जी प्लीज आप भी शांत रहिए। रविंद्र जी, और देखिए ये आप दो प्रवक्ताओं को अगर पकड़कर आप उन पर ही व्यक्तिगत आरोप लगाने लग जाएंगे तो ये थोड़ी ठीक है। रविंद्र जी बोलिए। जो है कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेचकर काम करने से नहीं चलेगा। कुछ आप भी बताइए। मंजू जी ठीक है, आ रहे हैं आपके पास में, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मंजू जी अब शांत रहिए। रविंद्र जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। और सर ये शोभा नहीं देता ना कि आपने किसी प्रवक्ता को पकड़ लिया। आप ये क्या आप नहीं मानते कि लगातार यूसीसी में कमियां आई हैं? गरिमा जी, आप ये बात पहले मेरे लिए भी बोल सकती थी, जब ये मेरे बारे में बोल रहे थे इन्हें समझ नहीं आया। नहीं मैंने रोका, मैं सबसे कह रही हूँ, आप सब लोग बड़े हैं, आप लोगों को इतनी समझ मुझे लगता है होनी ही चाहिए सर, आप लोगों को इतनी समझ होनी ही चाहिए। बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप मुद्दे पर आइए सर, समय बेकार नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का काम हो गया है सिर्फ विरोध करना, ना तो किसी भी चीज को इनका उसमें शामिल होना। जब लाखों लोगों ने पत्र लिख के उसके लिए उसके पक्ष में भी वोट दिया और उसके खिलाफ भी दिया, उसका भी स्वागत है, तो तब तो इन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना तो कोई सुझाव दिया। आज जिस समय जब काम पूरा हो गया, आज प्रदेश की जनता को, महिलाओं को न्याय मिल गया, यहाँ के लोगों को एक व्यवस्था मिल गई यूसीसी में आने के लिए, तो ये आज इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक और बात कहूंगा, अभी जिस प्रकार से ये उदाहरण देते हैं ना किसी चीज का, इन्होंने कहा नेपाल की लड़की है उसका कार्ड नहीं बन रहा। अरे भैया, नेपाल और भारत का तो रोटी बेटी का साथ है, मैत्री देश है वो हमारा, उसको तुम कहाँ की बात कर रहे हो? प्रावधान नहीं कर रखे हैं, आप सुन क्या प्रावधान वंचित कर रखा है। जानकारी होती नहीं आपको, यहाँ पर आके आप बखान करने लग जाते हैं। की कब्जे की अरे जमीन पढ़ को लीजिए। हटाने के लिए कहा। अरे भाई पढ़ो, आपका उम्र सही नहीं है। देखिए आपको ठीक है, अभी आप स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहे हैं दीपक जी। ठीक है, रविंद्र जी हो गया। अब मंजू जी को बोल लेने दीजिए। मंजू जी बताइए। रविंद्र जी अब शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए। रविंद्र जी, मैडम आप बोलिए। अब जब आपको बोलने के बोला जा रहा तब आप शांत बैठी हैं। मंजू जी सुनाई दे रहा है आपको? कितनी समझ है आजकल सरेआम सड़कों में दिख रहा है। रविंद्र जी और दीपक जी शांत रहिए प्लीज। दीपक जी शांत रहिए। मंजू जी आप बोलिए। मैडम आपको आवाज मिल रही है क्या? गरिमा जी देख रहे हैं, खाली उत्तराखंड को प्रयोगशाला की तरह यूज किया गया और कुछ भी नहीं है। बहुत देर से मैं भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रही थी, वो बार बार विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं कि उनको पता नहीं, उनको ज्ञान। अरे भाई, सारा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सारा जो है पढ़ने का ठीकरा आप ही ने ले रखा है। अगर ले रखा है तो कोई सकारात्मक काम करके दिखाइए। कब तक आप कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेच बेच कर और अपना अधिकार जमाएंगे? और जिस तरह से आपने कहा कि लाखों मेरी बात को लाखों एप्लीकेशन अभी राजीव गांधी रतन डोभाल जी ने अभी बताया कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रख के आपको फॉर्म भर पाए हैं, किस तरह से उनको धमकी देकर कि सभी का वेतन। रविंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए सर। रविंद्र जी आपको आवाज नहीं मिल रही क्या सर? कर्मचारियों पर दबाव डाला गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यूसीसी के बारे में ज्ञान बीजेपी के प्रवक्ताओं को खुद ही नहीं है, दूसरों पर क्या कह रहे हैं? क्या आपको जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये वो आ रहे, आप सरकारी कर्मचारियों के कंधे पे बंदूक रख के कब तक काम करेंगे? और इतने ही आप काबिल हैं तो आपने इतनी ही अच्छी अगर यूसीसी है तो केंद्र में क्यों नहीं लागू की गई? क्यों राज्य को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्यों खाली धामी जी इसको टारगेट किए जा रहे हैं? ठीक है तो मोदी जी अमित शाह जी क्यों लागू कर रहे हैं? ठीक है रविंद्र जी। अरे रविंद्र जी आप सारे जवाब सिर्फ मंतु जी को ही देंगे? सर मैं बैठी हूँ ना, तो कृपया करके उस चीज का थोड़ा सा वो रखिए कि आप जब मन होता है तब बोलने लग जाएंगे। टीवी पर बैठे आप इस बात का ध्यान रखें। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी मंजू जी बोल रहे तब आप बहस कर रहे थे। शांत रहिए सर। और मंजू जी आप भी वही चीज रिपीट मत किया कीजिए मैडम बार बार। राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि जी के पास चलते हैं। रतन मणि जी वही विवाद शुरू है। दीपक जी आप भी शांत रहिए प्लीज। रतन मणि जी आप बोलिए।
कहाँ जा रही है संस्कृति? क्या आपके घर में बच्चियां नहीं है? क्या हमारे घर में? ठीक है मंजू जी आपको आवाज मिल रही है? मैडम शांत हो जाइए प्लीज। रविंद्र जी आप बोलिए। हम लोग रतनमणि जी आप बोलिए। रतनमणि जी आपको आवाज मिल रही है? राजनीतिक विश्लेषक जी जी हाँ सर बोलिए। क्या स्पष्टता अब तक नहीं हो पाई या फिर ये सरकार समझा नहीं पाई यूसीसी को? देखिए गरिमा जी, नहीं पचाने के और उसके बाद जो भी है, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, लेकिन भारत सरकार वो काम नहीं कर रही है। और उत्तराखंड की रविंद्र जी पहले तो आप शांत रहिए। रविंद्र जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे सर। नहीं आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे। अगर आपको इस बात को मानना है तो आप बैठिए, नहीं तो आप जा सकते हैं डिबेट छोड़कर। रविंद्र जी आप नहीं प्लीज। राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ बोलेंगे। रतनमणि जी, रविंद्र जी आप बार-बार बीच में इस तरीके से समय बर्बाद मत कीजिए, प्लीज शांत रहिए सर। रतनमणि जी आप बोलिए, रविंद्र जी को म्यूट कर दीजिए। बोलिए आप। सर रविंद्र जी आप टीवी पर बैठे हैं, मैं कह रही हूं ना, अगर आपको इस बात को मानना है तो आप मानिए, अदरवाइज आप डिबेट छोड़कर चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद। जब आप ऐसे नहीं तो आप बार बार बीच में नहीं बोलेंगे सर। मैं डिबेट की शुरुआत से बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने आते हैं आप। नहीं आप मुझे बताइए। ये लोग दूसरों की बात बिल्कुल। और मैडम मंजू जी प्लीज आप भी इस चीज को रिपीट मत कीजिएगा। मैडम अपनी बारी में बोलिए, टीवी पर आवाज नहीं आती है। रतनमणि जी आप बोलिए। जी गरिमा जी, मैं उस चलिए उनको बहुत बुरा लग रहा है कि इनको संविधान से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी हैं। जो आप कह रहे हैं उसको आपने 30% उत्तराखंड की जो आबादी है वो तो यूसीसी से बाहर है, तो मैं तो इसलिए इसको यूछीची जी बोलता हूँ। मैं यूसीसी नहीं बोलता, यूछीची बोलता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपने प्रदेश की ही कुछ आबादी को तो छोड़ दिया, तो समान नागरिक कैसे हो जाएंगे हम? अगर जो 70% सारे के सारे भी हो जाए, 30% बाहर रहे तो समान कहाँ से हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो उसमें इतना आसान नहीं है जितना ये कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप। उसमें भी माँ बाप की उपस्थिति चाहिए, बेटी का भी चाहिए और लड़के का भी चाहिए। उनका भी माँ बाप, दोनों माँ बाप जब उसकी सहमति देंगे तब जाके वो कहेंगे। तो मैं कोई भी माँ बाप, हमारे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, अगर दोनों माँ बाप सहमत होंगे तो शादी नहीं करेंगे। ठीक है रतनमणि जी सुनिए। रतनमणि जी सुनिए। दूसरी बात देखिए जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, नहीं रतनमणि जी सुन तो लीजिए मेरी बात, आप जोड़ते जाइए, आप और बोल लीजिएगा। लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था, सबसे पूछा गया था, उस दौरान तो इतने सुझाव नहीं आए, और उस दौरान अभी यूसीसी को लेकर 100 कमियां विपक्ष निकालता है, तब विपक्ष ये कहता था कि हम तो यूसीसी के साथ हैं, बशर्ते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पहले अन्य चीजों को, अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दे सरकार। तब आप यूसीसी के साथ खड़े थे। अब आज आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो फिर वो भी ये कहेंगे ना कि सिर्फ विरोध करने के लिए ही कर रहे हैं विरोध। गरिमा जी, तो ये सरकार को ये बताना चाहिए कि जो आपको सुझाव दिए गए थे, जो मेमोरेंडम दिए गए थे, वो कहाँ गए? उनको वो संज्ञान लिया गया? उनको रद्दी की टोकरी में फेंका गया? किसने उनको पढ़ा? उसमें क्या क्या लोगों ने कहा था वो भी तो आप बता देते कि भाई इतने लोगों के हमारे पास सुझाव आए थे और हमने उनको पढ़ा, उनको ये योग्य नहीं माना, यूसीसी के लायक नहीं माना कोई सुझाव, हमने फेंक दिया, जब हमको तसल्ली हो जाएगी। तो आपने तो उनको अध्ययन ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा होता तो आप बताते लोगों को कि भाई इतने सुझाव आए, अभी बता दो। अब तो 4 महीने हो गए लागू किए हुए कि इतने लोगों के सुझाव आए। यानी आपको लगता है कि अभी कुछ सरकार को स्पष्ट नहीं है, अभी खुद सरकार को स्पष्ट नहीं है चीजें, यही वजह है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चीजें खुलकर नहीं आ पा रही और धीरे धीरे कर निकल रही हैं चीजें। ठीक है दीपक जी, अलग अलग जगहों से चीजें आ रही हैं। वकीलों वाला मुद्दा भी खूब छिड़ा था जब अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई थी, और अब हम देख रहे हैं कि फिर अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दोबारा से स्ट्राइक पे चले जाए इस यूसीसी के विरोध में, इनके प्रावधानों के विरोध में, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरा क्या है गरिमा जी, आप याद करिए कि जिस आनन फानन में सिर्फ 4 दिन के अंदर
ये ड्राफ्ट लाया गया, क्या ये सार्वजनिक हुआ? स्वयं आप पत्रकारिता कर रही हैं, आपके जो समाज के लोग हैं उन तक को नहीं पता था कि यूसीसी किस स्वरूप में आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि विपक्ष को पता होता, ये विपक्ष उसमें अपनी राय देता। ये तो जब रातों रात सदन में पास करा दिया गया, 4 दिन के अंदर बुक आई और कर दिया गया, उसके बाद सार्वजनिक हुआ है। यदि वो सार्वजनिक पटल में रखा जाता तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो कमियां थी वो कोई ना कोई बताता। यदि विपक्ष नहीं बताता तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उत्तराखंड में वो अपनी बात रखता। लेकिन जिस आनंद फानन में, जिस जल्दीबाजी में ये कानून लाया गया और थोपा गया उत्तराखंड में, उसी का ये परिणाम है कि अब इसके जो दुष्परिणाम है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है उनकी दीपक जी की। मंजू जी क्या कहना चाहेंगे आप? स्पष्टता नहीं है अभी सरकार को भी, अभी आपने पहले जवाब में यही बात कही थी। देखिए खुद ही वही जब कहा गया ना विपक्ष के, तो अभी रतन जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने विपक्ष के सुझाव को, दीपक जी आते हैं, दीपक जी आते हैं, रुक जाइए, मंजू जी की बात सुन लीजिए। ये सुझाव है तो जब आप किसी की सुनते नहीं है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे तो वो जो है जनादेश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और जहां तक बात है कांग्रेस क्या चाहती है, यूसीसी को लेकर अब कांग्रेस क्या चाहती है? मंजू जी, यूसीसी को लेकर अब कांग्रेस क्या चाहती है, किस तरीके का स्टैंड होना चाहिए सरकार का? मंजू जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अब यूसीसी को लेकर आपकी क्या अपेक्षा सरकार से? अब तो लागू हो चुका है, अभी क्या अपेक्षा है, क्या चेंजेस? अभी भी जो है यूसीसी को लेकर सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना करें और इस तरह से कंधे पर बंदूक रख के फॉर्म भरकर और डींग मारने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर आए और जो चीजें गलत है उसको गलत कहें और जो चीजें सही है उसका साथ विपक्ष जरूर देगा, लेकिन गलत का साथ देने के लिए हम नहीं, हम सब बाल बच्चेदार हैं, ऐसे कुरीतियों के पक्ष में हम नहीं। ठीक है, रतन मणि जी, जब समिति बनी थी उसमें कई अहम लोगों को जोड़ा गया था, कई उच्च पद पर आसीन जो रिटायर्ड लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उनको जोड़ा गया था और मुझे लगता है सर्वदलीय बैठकों के बाद में सर्वसम्मति से हुआ था। तो फिर ये विवाद इतनी बाद में क्यों? तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी और सालों लग गया ड्राफ्ट तैयार होने में, और कितने अलग अलग लोगों ने कितनी अलग अलग बातें कही। क्या उस ओर ध्यान नहीं गया, या फिर क्या वजह है कि आखिर सरकार अपनी बात को सही से नहीं रख पा रही है, या फिर विपक्ष सिर्फ कसम खाकर बैठा है विरोध करने का? गरिमा जी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो समिति जो बनी है, वो समिति को तो ये काम दिया गया था ना कि आपने इसका ड्राफ्ट बनाना है, तो वो उसने अपने ड्यूटी की है। वो उसको नहीं, तो ड्राफ्ट बनाने से पहले भी तो सारी चीजें हुई थी ना। ड्राफ्ट में क्या कुछ होगा, ड्राफ्ट का मतलब क्या था, यही था नहीं, लेकिन ड्राफ्ट में सुझाव जो मांगे गए थे, सुझाव मांगे थे, लोगों ने सुझाव दिए। उन सुझावों का क्या हुआ? क्यों आपने अगर रिजेक्ट किया है तो कोई कारण तो बताएंगे। वो उसमें लिखा भी जाता है, कमेटी जो बनती है, कमेटी को जो काम दिया जाता है, वो कमेटी अपना काम उसने किया है, अच्छे ढंग से किया है, जितना वो कर सकते थे वो किया है। लेकिन जो सुझाव लोगों ने दिए, जिस प्रकार से दिए गए हैं, वो उसके शामिल करने योग्य थे या नहीं थे, ये तो कुछ बताना चाहिए था ना। उस कमेटी को बताते या सरकार बताती। अब तो लागू हो गए, अब बता दें। नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये पूरा यूसीसी का मामला, ये महिला विरोधी कानून है। यूसीसी सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो ये महिलाओं को उससे दिक्कत है। और इनकी जो मानसिकता है, ये जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये लोगों से डेवलप करना ही नहीं चाहते, चर्चा नहीं कर, उनको लोगों पे उसको थोप देते हैं। जो जनता मांग रही है वो ये दे नहीं रहे, जो नहीं मांग रही है उसको कह रहे हैं कि ये लो, आप यूसीसी लो, आप इसको दे। ये दिक्कत है इस सरकार के साथ में। अभी भी वो इनके पास ये रास्ता है कि जो लोगों के सुझाव हैं, जो मत भिन्नता आ रही है, प्रिंसिपल विपक्षी दल है कांग्रेस, वो सहमत है या नहीं हो, तो उससे भी आप बात नहीं करेंगे।
मैं कांग्रेस कैसी का बातचीत प्रवक्ता नहीं हूं, ना होनी मैं चाहिए, कांग्रेस कैसी के बातचीत कांग्रेस होनी का चाहिए? आदमी हूं। लेकिन सर अगर कैसी नहीं बातचीत कर रहे होनी तो चाहिए? ये भी ये ठीक वही नहीं कांग्रेस है रतन मणि उनके जी, भी- ये वही रतन मणि जी, ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था बार बार चर्चा में, हम यूसीसी लागू होने से पहले से जब चर्चा करें, मुझे अच्छे से याद है, कांग्रेस का कहना था कि हमें यूसीसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि इसको जब पूरे देश में लागू करने की भी बात हुई तो कांग्रेस का स्टैंड यही होता था कि हमें तो आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं कि एक देश एक कानून हो। लेकिन आपत्ति इस बात से थी कि उत्तराखंड में ही क्यों, उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसको छोड़कर पहले यूसीसी पर तुरंत ही सरकार आते कमेटी बना दी। मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उसको निभाया था। यही आपत्ति सबको है। लेकिन अब ये बार बार रह कर अगर इस तरीके से आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो क्या आपको लगता है कि वाकई उसको मतलब लिया जाएगा? नहीं, देखिए ना कि अभी तो कोर्ट में चला गया है मामला, कोर्ट भी उसको संज्ञान में लेगा। अगर वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है उसमें विचार करने का, इसका मतलब कुछ चीजें उसमें होंगी, तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है। तो ये कहीं हम बार बार ये मैं दोहरा रहा हूं कि ये संविधानिक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है और वो भारत सरकार को अधिकार है कि वो कर सकती है। और वो इस छोटे से राज्य में प्रयोगशाला बना रही है और वो छोटे से राज्य में वो 30% आबादी को बाहर रख रही है यूसीसी से। तो समान कहां से होगा? ये जो विरोधाभास है, इसको दूर करने के लिए सरकार को कुछ बताना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा ना उस कमेटी को। ठीक है, ठीक ये समान कैसे हो जाएंगे फिर? ठीक है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? यूकेडी का हमेशा से ये स्टैंड रहा कि प्रयोगशाला बना दिया है, लेकिन आपत्ति क्या थी सर? यूसीसी से क्या आपत्ति है? मैं अगर हाँ नाम में पूछूं, नियमों पर आप अलग अलग राय रख सकते हैं, अलग अलग चीजों को लेकर, चाहे वो लिव इन का मसला हो या अलग बातें हो, लेकिन क्या यूसीसी से आपत्ति है यूकेडी को? देखिए, जिस स्वरूप में ये आज की डेट में इस प्रदेश में लागू किया गया है, तो मतलब वही चीज है ना कि कुछ बदलावों के बाद ठीक है। हाँ, देखिए होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे संविधान में कहा गया है, लेकिन हमने ये कहा कि ये अधिकार, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए कि डोभाल जी बार बार क्या चीज बोल रहे हैं कि ये कानून सरकार का अदालत में नहीं टिकेगा। आप समझिए इस बात को, जो संविधान जो हमें अधिकार देता है, अलग अलग धर्मों में जो अधिकार दिए गए हैं, यदि उसमें आमूल परिवर्तन करने हैं तो ये केंद्र सरकार को करने थे। ये परिवर्तन अगर हो रहा है और ये अगर जो किया गया है राज्य सरकार ने, राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार यदि किसी के धर्म विशेष में जो अधिकार संविधान द्वारा जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसमें हस्तक्षेप करता है तो निश्चित रूप से ये नहीं टिकेगा। यही बात लगातार डोभाल जी बोल रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको जब ये यूसीसी पहला ये थोपा गया है और एक प्रयोग, मैंने पहले कह दिया था कि 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए इसका उपयोग किया गया, राजनीतिक सोच के साथ ये विधेयक लाया गया या एक कानून बनाया गया है, लेकिन इसके अब राजनीतिक उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हुए। 400 पार से ये 250 में आगे थे, वो तो आप जानते ही हैं। तो उसमें यूसीसी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये तो चाहते थे कि यूसीसी के साथ ये 450 पास कर देते। 400 अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? आपने, हमने तो नहीं दिया, स्वयं इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब वो नहीं फलभूत नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं पर अब इस बात को तो साबित करना है ना राज्य में कि यूसीसी सही है। अब मैं आपको एक, गरिमा जी, आप कभी भी यूसीसी में दोबारा डिबेट हो, 1.5 लाख का जो आंकड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से पूछेगा कि पहले तो जिलेवार इसकी समीक्षा करवा दीजिए कि किस किस जिलों से क्या क्या आया है। दूसरा, यूसीसी में अलग अलग प्रावधान है, मिलाकर चाहते हैं कि देखिए कुछ चीजों में जहां पर गलती रही वो नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ अमेंडमेंट्स, क्योंकि देखिए अब रहकर सामने आ रहे हैं, सरकार भी या विपक्ष भी इस चीज को लेकर तैयार नहीं थे। जब विरोध जो है वो सामने आता है चीजों को लेकर, तब वो उसे पकड़ते हैं और फिर उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखिए बताइए, जब लागू हो रहा था उस वक्त विपक्षी भी साथ खड़े थे, ऐसा नहीं था कि विपक्षों ने ये कह दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ है। और गरिमा जी, हम कोई भी नियम जब आता है, भले आपके सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे पा रहा है, आप बताइए ना, ना आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है, ना विपक्ष का सवाल दे पा रहा है, और आपके डिबेट का बॉयकॉट कर रहा है। नहीं सर, देखिए अगर कोई भी, मंजू जी ने भी वही प्रक्रिया की थी। मैं बार बार आप लोगों से यही कहूंगी कि सर प्लीज टीवी पर आप बैठते हैं, उसके कुछ नियम कानून होते हैं, तो उन चीजों को मानिए और उसके बाद ही बैठिए।
क्योंकि आप अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी कोई भी ऑडिबल नहीं होता है, ये चीज समझने की जरूरत होती है। मंजू जी, मैं आपसे भी विनती करूंगी कृपया इस बात का ध्यान रखें। देखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अहंकार सर चढ़ के बोलता है, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है सर, यही ठीक तो है। बड़ा देखिए, उम्मीद यही है कि ये जो विवाद है यूसीसी को लेकर वो जल्द ही थमेगा और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार के ओर से ये जो भरोसा दिया गया, जनता ने भरोसा दिखाया है यूसीसी को लेकर, वो विपक्ष भी उस भरोसे में आएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो नहीं थम रहा यूसीसी पर सियासी संग्राम, अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे, इनको लेकर विवाद छिड़ता ही रहता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।